हेलो स्टूडेंट। तो पहले अपन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं और इस बॉन्ड का जो कंपाउंड्स हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग की एप्लीकेशन है, तो इसमें पहली एप्लीकेशन आपकी पहली किसी भी को कह सकते हैं आप, तो इन फिजिकल स्टेट यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण मॉलिक्यूल्स की फिजिकल स्टेट में डिफरेंस आता है। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट में भी प्रभाव पड़ता है और विस्कोसिटी यानी कि श्यानता पर भी प्रभाव पड़ता है। श्यान इसका मतलब होता है श्यानता पर भी प्रभाव पड़ता है। और डाइमर फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण डाइमर्स बनते हैं, अर्थात दो अणु मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स बनता है। इस क्रिया को एसोसिएशन की क्रिया कहते हैं। इसमें डिक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ आइस, जो बर्फ की घनत्व होती है ये घट जाती है, जिसके कारण बर्फ पानी में तैरने लगती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ही इफेक्ट है, इसकी भी एक्सप्लेन करेंगे। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में कौन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किस मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है। जैसे pH3 वाटर में डिजोल्व नहीं होता है लेकिन NH3 डिजोल्व हो जाता है, उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एल्कोहल वाटर में डिजोल्व हो जाता है और आपका एमीन्स वाटर में डिजोल्व होता है लेकिन एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इन सब रीजन्स का अपन इधर एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद इनॉल कंटेंट ये ऑर्गेनिक में होता है। इनॉल कंटेंट क्या है, इनॉल कंटेंट कब इंक्रीज हो जाता है, कब डिक्रीज हो जाता है, उस पर हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनॉल कंटेंट के बारे में भी, जो डीएनए एंड प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो डीएनए की जो संरचना होती है वो डाई हेलिक्स होती है और जो इनकी दोनों हेलिक्स स्ट्रैंड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही जुड़ते हैं। ऐसी चीजों की अपन एक्सप्लेन करेंगे। इसमें चलते हैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने में। इन फिजिकल स्टेट, ठीक है ना, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाते हैं। यदि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो एसोसिएट हो जाते हैं, अर्थात मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाते हैं, जिससे कि इनकी फिजिकल स्टेट प्रभावित हो जाती है। और एग्जाम्पल जैसे आपका ये चलता है कि H2O liquid, H2O find the liquid in NTP या FTP, while H2S is gas। यानी कि हमारा NTP पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर साधारण तापदाब पर जल हमारा लिक्विड के स्टेट में होता है और गैस H2S हमारा गैसी स्टेट में होता है, जबकि दोनों ही मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्या रीजन है, इसका आंसर यही होगा। हम जानते हैं H2O मॉलिक्यूल्स, H2O सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिससे कि इसके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट सगुणित हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे ये एक H मॉलिक्यूल ये है, एक H, ठीक है ना, और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इसके मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा और ये मॉलिक्यूल्स को सगुणित करेगा और ये मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाएंगे और ये लिक्विड स्टेट गेन कर लेगा। जबकि H2S के मॉलिक्यूल्स के मध्य कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स जनरली दूर दूर स्थित रहते हैं और ये गैसीय स्थिति में ही रहता है। तो ये रीजन था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसी प्रकार से और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन दूसरा है आपका ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ H bonding in per molecules। तो ये डिपेंड करेगा, अर्थात हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या जितनी ज्यादा होगी पर मॉलिक्यूल्स, उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
यदि सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड लेस कंपाउंड बहुत अधिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। और एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रीजन, क्वेश्चन ऐसे बनता है, व्हाट इज रीजन H2O for H, what is reason C2H5OH ethyl alcohol have more boiling point than dimethyl ether CH3O CH3 while the molecular weight of ethyl alcohol C2H5OH and dimethyl ether CH3OH CH3 are same या इक्वल। ठीक है ना। क्या कारण है कि एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डाइमेथिल ईथर से अधिक होता है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, इक्वल होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इक्वल है। तो इसका क्या रीजन है? तो इसका भी रीजन यही है, क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए कैसे, तुम देखते होगे ये C2H5OH और ये HOC2H5, तो तुम जानते हो ये A1 का काम करेगा तो ये A2 का काम करेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर बन जाएगी। तो यानी कि एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाता है, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा बॉन्ड तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यदि तोड़ना है तो 8 से 40 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। अर्थात हम कह सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण एथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट डाइमेथिल ईथर से अधिक होता है, क्योंकि डाइमेथिल ईथर में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? देखिए जरा, क्योंकि उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसी OFN इनसे कहीं डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं है, इसलिए उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया ही नहीं जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है ऑन विस्कोसिटी, श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रीजन, ऐसे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रीजन glycerol have more viscosity than alcohol and water। क्या कारण है कि ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी मीन श्यानता एल्कोहल एवं वाटर से अधिक होती है। तो आप जानते हो, देखो ये ग्लिसरॉल है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है ना। तो आप देखते हो कि इसकी एक मॉलिक्यूल्स में 3 OH ग्रुप हैं, तो 3 OH ग्रुप हैं, तो इधर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसके साथ बन सकती है और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन सकती है। तो इस जबकि ये वाटर है तुम्हारा, तो अकेले मॉलिक्यूल्स में तो कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बननी है, दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। जस्ट दिस टाइप एल्कोहल। तो हम इसका आंसर देंगे, इसका मुख्य कारण यह होता है कि ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल्स में 3 OH ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि वाटर एवं अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल्स में 1 OH ग्रुप पाया जाता है। इसलिए ग्लिसरॉल द्वारा बनाए गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या एल्कोहल तथा वाटर की कंपैरिटी में प्रति मॉलिक्यूल्स अधिक होती है। यही कारण है कि इसका डेंसिटी बढ़ जाती है और श्यानता भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि ग्लिसरॉल की श्यानता वाटर और अल्कोहल से
अधिक होती है। तो ये श्यानता वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डाइमर्स फॉर्मेशन। तो डाइमर्स क्या कहलाती है? व्हाट इज डाइमर्स? डाइमर्स क्या है? एक किसी भी पदार्थ के दो मॉलिक्यूल्स को मिलकर एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना डाइमर्स कहलाता है। जैसे एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और ये है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल डबल बॉन्ड O। जी एसिटिक एसिड की दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके साथ इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ऐसी, और ये डाइमर्स है। ये क्या है? डाइमर्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अच्छा, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? जब मॉलिक्यूल्स के डाइमर्स बन जाते हैं तो उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बढ़ जाते हैं। जैसे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60 होता है। तो कंपैरेटिव साधारणतः जिसका मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक का 60 होगा, उससे इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और ये घटना क्या कहलाती है? डाइमर्स कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये किसके कारण हुई? हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण हुई। इसके बाद आता है डिक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ आइस। इसमें कभी कभी क्वेश्चन बनता है व्हाट इज रीजन, क्या कारण है कि वाटर में आइस फ्लोट करती है, तैरती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बनता है। क्या कारण है कि आइस वाटर में तैरने लगती है? तो उसका रीजन है बेटा, जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो एट दिस कंडीशन वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और ये एसोसिएट होते हैं, और जब ये जुड़ते हैं तो इनके मध्य अनेक होल्स हो जाते हैं, और होल्स हो जाने के कारण इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और घनत्व कम हो जाने के कारण आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यह वाटर में तैरने लगते हैं। जैसे इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ऐसी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। इधर जैसे ये O है H, तो इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। इस टाइप से इधर ये होल्स हो गए, ये होल्स हो जाएंगे, और जब होल्स हो जाएंगे तो जहां जहां होल्स होगा वहां वहां डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम होगी तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये वाटर में तैरने लगेगी। अब जैसे ही हम इस आइस को अगर हम इसको क्या करते हैं? पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं तो ये बॉन्ड टूटेगी। ये बॉन्ड जैसे जैसे टूटेंगे तो जहां जहां ये होल्स हैं वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल जाकर के सेटलमेंट होने लगेंगी, और होल्स की संख्या घट जाएगी, जिससे कि वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। अर्थात आपको समझ में आ गया क्या कारण है आइस जो है वाटर में क्यों तैरती है? क्योंकि जब आइस का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं और उनके मध्य में होल्स हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप डेंसिटी घट जाती है, इसलिए यह वाटर में तैरने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन दी है। ये बात आई सॉल्बिलिटी इन वाटर। सॉल्बिलिटी इन वाटर तो ये बता दें कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूम, अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो वो 100% एक दूसरे में सॉल्वेबल होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा सॉल्वेबल तो होते, उनकी सॉल्बिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जिस पर जितना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा उसकी सॉल्बिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था। A1 और A2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है। तो फर्स्टली तो मैं पहले बताऊं, जैसे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन व्हाट इज रीजन NH3 soluble in water, NH3 soluble in water while
PH3 इनसॉल्युबल। क्या कारण है कि NH3 वाटर में सॉल्युबल है, डिजोल्व हो जाती है, लेकिन PH3 नहीं होती है। तो आपका आंसर क्या है? ये क्या है? सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट को सदैव तुम A2 माना करो। सॉल्यूट का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको A2 मान लो और ये है A1, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें जरा, या इसको ना भी मानो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आप ये बताइए, क्या इस हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगेगी कि नहीं बनने लगेगी? बनेगी। तो NH3 तथा वाटर के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। इसके कारण यह वाटर में डिजोल्व हो जाता है और सॉल्युबल है, लेकिन PH3 के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसलिए PH3 वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है आपका। ये क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या कारण है, व्हाट इज रीजन जो एमीन्स होते हैं, एमीन्स RNH2 इज लेस सॉल्युबल देन अल्कोहल। तो क्या कारण है कि एल्कोहल की तुलना में एमीन कम विलेय होते हैं? तो उसका आंसर है कि वाटर के साथ जो एल्कोहल बॉन्ड बनाते हैं, वाटर के साथ जो एल्कोहल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग होता है कंपेरेटिव देन जब NH3 जब वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनता है? NH3 का बॉन्ड बनता है, HNHR, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, ये वीक है कंपेरेटिव देन इसके, ये स्ट्रॉन्ग है। तो इसका कारण होता है कि एल्कोहल वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कंपेरेटिव देन एमीन्स के। यही कारण है एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी वाटर में एमीन्स की कंपेरेटिव में ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड की एप्लीकेशन थी और इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब आता है एनॉल कंटेन क्या है। तो एनॉल कंटेन के लिए आपको एनॉल कंटेन इक्वल टू होता है K इंटू एनोलिक फॉर्म अपॉन कीटो फॉर्म। एनॉल और कीटोन ये टॉटोमेरिक समावयता में इसका यूज होता है। और एनॉल कंटेंट पर इफेक्ट कब पड़ता है? जब आपका डाई कीटोन्स हो और साइक्लिक रिंग में हो। जैसे कि देखें जरा, ये कीटोन है आपका, इधर H होगा, इधर H होगा, तो ये रिवर्स मिल जाएगा। और ये देखें जरा, ये OH बन जाएगा। ये चला टॉटोमेरिक जब आइसोमेरिक में आपने पढ़ी होगी तो वहां जाना होगा ये। तो इधर जब जी एनोलिक ग्रुप होगा और जी एनोलिक ग्रुप HCH, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो इसमें ये लगभग 100% होता है और ये 0% बचता है। तो इसका एनॉल कंटेंट ज्यादा होता है, अर्थात ये कंपाउंड ज्यादा तो एनॉल कंटेंट बढ़ जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो देखिए जरा, जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इसका एनॉल कंटेंट देखें तो ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, इधर डबल बॉन्ड आएगा ऐसे, ठीक है। ये H निकल गया, एक H बचा, ठीक।
ये CH2 और इधर आ जाएगा OH, सॉरी C, तो ये इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें जो है ये लगभग 1 से 2% होगा और ये होगा तुम्हारा 98% के आसपास। तो इसका इनॉल कंटेंट क्या होगा, इसका इनॉल कंटेंट बहुत कम होगा, तो इसका इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है इधर, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको बहुत डिटेल से मैं बताऊंगा जब आपको टॉटोमेरेज पढ़ाऊंगा। तो इनॉल कंटेंट पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और इसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, और जब आप DNA की संरचना बनाते हो, ये डाई हेलिक्स संरचना इस टाइप से, तो ये जो बॉन्ड बनते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही दोनों हेलिक्स इसके जुड़ते हैं। इसी प्रकार से प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये हेलिक्स जुड़ते हैं। और भी कई जगह इसकी एप्लीकेशन है, जैसी लकड़ी है, तो लकड़ी कठोर क्यों हो जाती है, तो उसमें भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, कृत्रिम रेशे हैं, कृत्रिम रेशे जैसी कठोर होती हैं, तो रेशों में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये एप्लीकेशन थी आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड की। आई होप आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इट इज एनफ फॉर यू। मैं समझता हूँ आपके लिए पर्याप्त हो गया। चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन अपन को एक दायरे में काम करना होता है, और इससे अगर और इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत विस्तार से है, मुझे लगता है इसमें इतने में आपका एक बेहतरीन काम चलेगा और ये आपको बात समझ में आई होगी। मैं आपसे आशा रखता हूँ लाइक कमेंट्स करें या ना करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।